नमस्कार, राजकीय रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। देश के 5 राज्यों में मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां पर वोटिंग की रफ्तार तेज हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश के 5 राज्यों में मतदान जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग की रफ्तार जो थमी थी वो अब तेज हो गई है। 14.26% मतदान हुआ है। और असम की बात करें तो असम में 2 घंटे में करीब 13% वोटिंग हुई है। और केरल में अब तक 15% से ज्यादा वोट पड़े हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 14% वोट पड़े हैं और पुडुचेरी में 15.63% मतदान हुआ है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में जिस तरीके से चुनाव है, पुडुचेरी में अगर बात करें तो 15.63% मतदान हुआ है। इससे पहले जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलावा आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी वोटिंग हो रही है। इन 3 राज्यों की सभी सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग है। और अभी तक केरल की सभी सीटों पर सुबह 10 बजे से 15, जिस तरीके से आपको बता दें कि 0.33% वोटिंग हो चुकी है। और वहीं तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु की बात करें तो 7.36% यहां पर मतदान हुआ है, अभी तक की स्थिति जो सामने आई है। और आज तमिलनाडु में सभी 234 जो सीटें हैं उस पे एक ही चरण में मतदान होना है। सत्तारूढ़ एआईएडीएमके जहां हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी, तो वहीं डीएमके सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस चुनाव में 6.28 करोड़ वोटर्स हैं जो सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोटिंग की रफ्तार तेज हुई है, ये पश्चिम बंगाल की खबर है जहां पर वोटिंग की रफ्तार तेज हुई है। बाकी जगहों की अगर बात करें तो अभी बंगाल की बात करें तो 31 सीटों पर जो चुनाव हुआ है वहां पे लगातार जिस तरीके से 9 बजे की स्थिति कमजोर पड़ गई थी, 9 बजे वहां पे मतदाता नहीं पहुंच रहे थे। 9 बजे अचानक से जो मतदाता थे वो नहीं पहुंच रहे और अचानक से रफ्तार ये धीमी हुई। लेकिन एक बार फिर से जब लोगों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया और लोगों के मन से जब डर हटा, तो अचानक से एक साथ अब वोटिंग की रफ्तार जो है वापस तेज हो चुकी है। देश के 5 राज्यों में मतदान जारी है। मतदान पे स्थिति सभी की टिकी हुई है। आर्या न्यूज लगातार आपको पल पल की अपडेट के माध्यम से हर एक जानकारी पहुंचा रहा है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल की 31 सीटों पर 14.26% मतदान हुए हैं। और असम की बात करें तो असम में 2 घंटे में करीब 13% वोटिंग हुई है। और केरल में अब तक 15% से ज्यादा वोट पड़े हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि जो अब लोगों की दिल की धड़कनें हैं वो तेज हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल और असम के अलावा जिस तरीके से बताते चले कि जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई जगहों पर, यानी कि 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों में आज मतदान हो रहे हैं। और लगातार इस चुनाव की बात करें तो 6.28 करोड़ वोटर सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सीएम पलानीस्वामी, डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम, डीएमके चीफ एमके स्टालिन, एक्टर कमल हसन समेत वहां पर 3,998 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और यहां पर जिस तरीके से आपको बता दें कि एआईएडीएमके यहां एनडीए की सहयोगी के तौर पर चुनाव मैदान में है। बीजेपी, पीएमके और अन्य जो क्षेत्रीय दल भी हैं वो भी शामिल हैं। तो केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। कुल 2.74 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे, जिनमें से 1.32 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या 1.41 करोड़ से ज्यादा है।
लंबे समय से यहां सीपीआई के नेतृत्व वाले, एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ राज्यों में एक के बाद एक करके सरकार बनाते हैं, लेकिन दोनों ही दलों को लगातार जीत एक ही बार नहीं मिली है। इस बार बीजेपी भी यहां जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और ये जो कड़ी मेहनत की है इसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, इसके पहले जो खबरें सामने आई हैं, लोग अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं कि वो इस चुनावी मैदान में जो उतरे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार हमारी ही सरकार बनेगी, लेकिन जनता ये तय करेगी कि किसके सिर पर ताज होगा। तो तमिलनाडु में अगर बात करें तो वहां पे भी इस वक्त जो मतदान हो रहे हैं और इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद। सर जिस तरीके से आज लगातार 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो कहीं पे स्थिति थम सी जा रही है और अचानक से बढ़ सी जा रही है, इसको देखते हुए सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखो, मतदान तो अभी 12 बजने को हो गए हैं, तो उस हिसाब से स्पीड तो है, निश्चित तौर पर काफी स्लो है जी। लेकिन जो खासतौर पर बंगाल की बात कर रहे हैं तो जो एक लगातार मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने जिस तरीके से एक माहौल इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की है कि यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो उस सबका भी असर पड़ता है। फिर दूसरा ये भी होता है कि जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वो कितने जोश और उत्साह से लगे हुए हैं, मतदाताओं से उनका कनेक्शन कितना है, कितना उनको ला रहे हैं जी। तो अभी मतदान काफी कम तो हुआ है, धीमी गति तो है, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम तक बढ़ेगा या तेजी होगी। वैसे होना तो यह चाहिए था कि गर्मी का मौसम है जैसे, तो सुबह सुबह थोड़ा सा मतदान ज्यादा हो जाना चाहिए था जी। फिर दोपहर में धूप हो जाती है तब थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती, लेकिन शाम को फिर से थोड़ी बढ़ जाती। तो लेकिन अगर ये स्थिति है तो जरूर कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में कुछ आशंकाएं हैं जी। महेंद्र जी, जो सत्तारूढ़ एआईएडीएमके की पार्टी है वहां पर तमिलनाडु की वो हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है और डीएमके जो सत्ता में वापसी के लिए पूरा अपना जोर भी लगा रही है। इस चुनाव में करीब 6 करोड़ 28 लोग वोटर्स हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी मतदान की स्थिति है किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, तमिलनाडु की स्थिति जहां तक है तो ये पहला इलेक्शन हो रहा है तमिलनाडु में जब डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके दोनों के ही दिग्गज नेता जो पार्टी के सबसे बड़े सिंबल माने जाते रहे हैं वो दोनों ही चुनाव मैदान में नहीं है, दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। डीएमके पहली बार एम करुणानिधि के बगैर चुनाव में उतर रहा है विधानसभा चुनावों में और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके भी पहली बार जयललिता की उपस्थिति में चुनाव मैदान में उतर रही है। तो कायदे से अब ये तय होना है कि डीएमके के बगैर करुणानिधि जी के बगैर डीएमके कैसा परफॉर्म करेगी और जयललिता के बगैर एआईएडीएमके कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन जो ताजा स्थिति है उसके हिसाब से जो हमारा आकलन रहा है और जो जानकारी वहां से मिली है तो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की अंदरूनी मुश्किलें काफी ज्यादा रही हैं। बहुत हद तक पलानीस्वामी ने और इसी बीच हमारी सहयोगी साक्षी जादौन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो एआईएडीएमके वहां पर अभी ज्यादा मुश्किल में है निश्चित तौर पर जी। महेंद्र जी आपके पास दोबारा आएंगे, हमारी सहयोगी साक्षी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, वहां की केरल की अगर बात करें तो केरल की स्थिति क्या कुछ है अभी तक की अपडेट? बिल्कुल जिस तरीके से आज देश भर के 5 राज्यों में वोटिंग हो रही है, सुबह से मतदान जारी है, ऐसे में केरल की जो सीट है वो भी फिलहाल जो है लगातार उसमें लगातार सियासी जो घमासान है वो भी जारी है। ऐसे में अगर बात करूँ केरल की तो खासतौर से केरल में आज
140 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 से वोटिंग जारी है। ऐसे में केरल का अब तक का जो परसेंटेज है बिल्कुल वो है 15.52%। इतना परसेंटेज जो है सुबह से अभी तक इतना ही परसेंटेज है। ऐसे में तमाम जो मतदाता है वो भारी संख्या में पहुंचे। लेकिन अगर बात केरल की राजनीतिक सियासी, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच आरामबाग में बीजेपी टीएमसी का हंगामा शुरू हो चुका है। जिस तरीके से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी टीएमसी का एक दूसरे पर वोटिंग रोकने का आरोप है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच ये हंगामा हुआ है। आरामबाग में आपको बता दें कि ये हंगामा हुआ है, आरामबाग में ये हंगामा किया गया है। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर वोटिंग रोकने का आरोप लगा रही है। लगातार पश्चिम बंगाल के 31 सीटों पर जिस तरीके से आज मतदान जारी है, इसी बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, आरामबाग में बीजेपी टीएमसी का हंगामा देखने को मिला है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि साक्षी, केरल की अभी स्थिति क्या है? बिल्कुल, फिलहाल बिल्कुल मैं आपको बता दूं अभी जो है 11 बजे जो वोटिंग परसेंटेज है केरल का वो 15.52 है। ऐसे में मैं आपको बता रही थी केरल की सियासी समीकरण के बारे में। अगर केरल की 140 सीटों की सियासी समीकरण के बारे में जाने, जिस तरीके से फिलहाल जो है एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गठबंधन सरकार के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, वो वहां पर अभी सत्ता में काबिज है। लेकिन ऐसे में एलडीएफ और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों का बोलबाला है अगर मैं बात करूं केरल के खासतौर से। लेकिन फिर भी बीजेपी जिसकी केवल एक सीट है विधानसभा चुनाव में केरल में, निगम सीट केवल बीजेपी की है अभी तक केरल चुनाव में, फिर भी उसको देखते हुए एलडीएफ और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ी हुई है। लगातार परेशान है दोनों पार्टी। जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना पाव जो अपनी कैच मजबूत कर रही है केरल में, उसी को देखते हुए तमाम जो पार्टियां परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से केरल की खासतौर से बात करी जा रही है, केरल में तो लगातार जो वोटिंग शेयर है बीजेपी का बिल्कुल वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करती हूँ 2011 के विधानसभा चुनाव तक हुए थे तो बीजेपी का जो वोटिंग शेयर था वो केवल 6% था। वही 2014 के जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें बीजेपी का जो वोटिंग शेयर होता है वो 10% यानी कि 4% बढ़ जाता है बिल्कुल। फिर वही 2016 के विधानसभा चुनाव हुए तब वोटिंग परसेंटेज जो है बीजेपी का 14% हुआ और 2016 के वही विधानसभा चुनाव बिल्कुल जब बीजेपी का खाता खुला था, बीजेपी को केवल एक सीट मिली थी और वो सीट नेमम की सीट है। नेमम की सीट पर इस बार भी सत्ता बनी रहती है बीजेपी की, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जो है वो बनी रहेगी। लेकिन इसमें एक और सीट है जिसकी काफी जिक्र हो रहा है, काफी लोकप्रिय वो सीट है, वो है पाकड़ सीट। केरल की पाकड़ सीट बड़ी सीट है बिल्कुल जहाँ पर बीजेपी ने जो है मेट्रो मैन के नाम से जो मशहूर है ईश श्रीधर, उनको खासतौर से मैदान में उतारा है। 88 साल उनकी उम्र है और उन्हीं पर दाव इस बार बीजेपी ने खेला है। बीजेपी लगातार यही प्रयास बनाए जा रहे हैं कुल की लगभग 2 सीटें कम से कम, और जैसे कि नेमम मैंने आपको बताया कि बीजेपी अपनी नेमम सीट को बचाए रखती है और पाकड़ सीट में अपनी सत्ता जो वापस ला पाती है, इसको लेकर बीजेपी की चुनौती फिलहाल बनी हुई है। वहीं अगर मैं बात करें 2020 में पंचायत चुनाव हुए थे बिल्कुल, उसमें बीजेपी को जो है 17% वोटिंग शेयर जो है 17% जो है बना हुआ था। लगातार जो एलडीएफ है, यूडीएफ है, कांग्रेस है, लगातार केरल में लगातार उन लोगों की सरकार आती रही है। लेकिन तो इस वक्त केरल की स्थिति क्या है? केरल में किसकी टक्कर देखी जा रही साक्षी? बिल्कुल वही मैं बिल्कुल आपको बता रही, केरल में फिलहाल जो है एलडीएफ जो की सत्ताधारी पार्टी है सरकार में है, वही कांग्रेस की नेतृत्व वाली जो यूडीएफ पार्टी है यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन तीनों पार्टी का बोलबाला केरल में अभी तक रहा है और इनमें ही टक्कर देखी जा रही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है वो खासतौर से बहुत अच्छी टक्कर जो है इन तीनों ही पार्टियों को देती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल। साक्षी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ महेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टक्कर, कांटे की टक्कर है। मेरा आकलन यह है कि तमिलनाडु में कांटे की टक्कर नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके काफी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है जी। कांटे की टक्कर को अगर देखें तो वो केरल में ज्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन वो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने कि वहां पर कोई उपस्थिति तमाम पिछले सालों में बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बन पाई है।
और एक बाद में तो बहुत इन्होंने हास्यास्पद फैसला भी लिया जब करीब 90 साल के मेट्रोमैन श्रीधरन को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया। ये सारी कोशिशें की है लेकिन इनका असर नहीं है। एलडीएफ और यूडीएफ में वहां पर जरूर एकदम टक्कर है, काफी कड़ी टक्कर है। तो क्या लगता है जो पहले वाला विधानसभा चुनाव था, इससे पहले का, उसमें और इसमें काफी फर्क देखा जा सकता है? नहीं, देखिए केरल का एक पैटर्न तो वही रहा है कि लगातार हर बार एक बार सत्ता एलडीएफ के हाथ में रहती है, अगली बार यूडीएफ के हाथ में रहती है। तो अब इनकी कोशिश तो है इस बार कि किसी तरीके से इस पैटर्न को तोड़ा जाए। हर गांव में कोई भी पार्टी हो, अब ये तो नहीं कह सकती है कि भाई यहाँ तो अब इस बार हम सत्ता में है तो अगली बार में हारना ही हारना है। राष्ट्र पूरे करते हैं और दोनों, केरल सबसे जागरूक राज्य है, आप ये समझें तो लोकतंत्र के हिसाब से भी समझें, एजुकेशन के हिसाब से भी समझें। और जैसा कि कई बार उसमें लगता भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला भी था अभी कि केरल में हमें वोट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है। तो वहाँ पर जनता काफी साक्षर है, शिक्षित है, तो वो जो भी करती है उनका एक दल को लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल राज करने का मौका दे, इतना ज्यादा भरोसा वो नहीं करती है राजनेताओं पर या किसी राजनीतिक दल पर। तो वहां पर तो परिवर्तन भी हो सकता है और स्थिति जो है हो सकता है कि पढ़ी लिखी जनता है, प्रयास करे कि सरकार को रिपीट भी कर दे। लेकिन हाँ, तमिलनाडु में डीएमके के आने के बहुत ज्यादा चांस बनते जा रहे हैं। जी चलिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं उनका भी जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, वो लगातार अपने अपने बयान कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आर्या न्यूज के जरिए। हमारे साथ साक्षी जुड़ी हुई हैं। साक्षी, केरल की अगर अभी तक की स्थिति की बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? साक्षी बिल्कुल अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगभग 15% की है। लेकिन मैं लगातार अपने मेहमान को भी सुन रही थी, वो जिस तरीके से केरल की बात कर रहे थे कि केरल के जो मतदाता है, जो वोटर्स है केरल के वो काफी एजुकेशन साक्षर है काफी ज्यादा, और वो जो है सोच समझ के वोट करते हैं। और ऐसे में वो खासतौर से बात कर रहे थे एलडीएफ और यूडीएफ की पार्टी की, जो वहां पर फिलहाल काबिल सरूनी को देखते हुए वो लगातार ये कह रहे थे कि जो पार्टी है एलडीएफ वो बनी रहेगी, लेकिन जो चुनौती है वो एलडीएफ और यूडीएफ को खासतौर से मिल रही है बीजेपी की तरफ से। उसी को देखते हुए जो वहाँ का वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़े ही जा रहा है। ऐसा उन्होंने जिक्र किया ई श्रीधरन का, जिनको बीजेपी ने इस बार मेट्रो मैन के नाम से काफी कुख्यात है, उनको उतारा है मैदान में। लेकिन यहाँ पर बात करनी ये भी जरूरी है, बिल्कुल जिस तरीके से 2016 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब एलडीएफ को 91 सीटें मिली थी, यानी कि 91, वही यूडीएफ को 47 सीटें मिली थी। और वही बीजेपी का पहली बार खाता भी 2016 के विधानसभा चुनावों में खुला हुआ था। तो इन चीजों को देखते हुए अब जो चुनाव होने वाले हैं, 2021 में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए भी मुश्किल है और साथ में चुनौती भी है कि क्या वो अपनी एक जो सीट उनके पास है, यानी कि मिनिमम सीट जो है उसको बनाए रखती है, और या फिर साथ में पालकगढ़ से जहाँ पे ई श्रीधरन खड़े हुए हैं क्या वो जीत पाते, क्योंकि ई श्रीधरन के लिए पालकगढ़ से जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफी वोट शोज किए थे और तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो भी उनकी सपोर्ट में उनके प्रचार प्रसार के लिए पालकगढ़ सीट पर भी आए थे। जी साक्षी, अगर वहां के पुराने रिकॉर्ड की बात करें, पुराने बातें करें जो कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो पुराना इतिहास क्या रहा है? बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पुराना इतिहास क्या रहा है, मैं आपको बताती हूँ 2011 के जो विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो आपको बताती हूँ। 2011 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो एलडीएफ पार्टी जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, उसको 68 सीट मिली थी और जो मत प्रतिशत है ना वो 42% से जो है एलडीएफ के खाते में रहा था। मैं बात यूडीएफ की करूँ जो कि कांग्रेस के लेटेस्ट वाली यूडीएफ है, यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसको सीट जो है 72 सीट मिली थी, लेकिन जो मत प्रतिशत है उसका वो एलडीएफ से 4% से ज्यादा यानी कि 40% रहा था। वही राज्य यानी कि बीजेपी सरकार जो थी उसको शून्य यानी कि उसका खाता नहीं खुला था। वही 2011 के बाद 2016 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो एलडीएफ जो है 91 यानी कि 2011 का अगर कंपेयर कराया जाए तो 68 से 91 बढ़त हासिल की एलडीएफ ने, और साथ में जो मत प्रतिशत था वो भी 43% रहा था। पर यूडीएफ की बात करूँ 2016 के विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट तो 2016 में यूडीएफ ने जो है 72 से 47 सीट पर आए थे, यानी कि उसका जो वोटिंग परसेंटेज था, जो मत थे वो सीटें कम भी हो गई थी। तो यहाँ पर फिलहाल
और वही बात करते राज्य की, यानी कि एनडीए की, जो उसको केवल एक सीट मिली थी 2016 के विधानसभा चुनाव में, यानी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं पूर्ण केरल में, वहां पर यूडीएफ और बीजेपी दोनों के लिए टक्कर देखने वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो मतलब अभी जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बनी हुई है, और लगातार जिस तरीके से यूडीएफ है और भी पार्टी के लोग भी इस चुनाव मैदान में है, कितने उम्मीदवारों का फैसला होगा, कितने उम्मीदवार इस मैदान में उतरे हैं साक्षी? बिल्कुल जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं कि कितने उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तमाम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा तो गया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो हॉट सीट है केरल में, उन पर जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने जिसने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। साक्षी, वहाँ पे जो हॉट सीट है, साक्षी जो वहाँ पे हॉट सीट है, तो वहाँ के हॉट सीट की स्थिति क्या कुछ है? बिल्कुल वही मैं आपको बता रही हूँ, जो हॉट सीट है वो फिलहाल फाराक्का सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी ने इस श्रीमंत को तो खड़ा किया ही है, इसके साथ जो एलडीएफ पार्टी है, यूडीएफ पार्टी है, उन्होंने भी अपने तमाम उम्मीदवारों को खड़ा किया है। जी साक्षी, तो साक्षी अभी तक की अगर सुरक्षा व्यवस्था की वहाँ पे बात करें, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ वहाँ पे तैयारी है? बिल्कुल, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल चाक चौबंद दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद केरल के जो वोटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि केरल के जो वोटर्स होते हैं काफी जागरूक होते हैं, और खुद ही वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वोट करने से पहले वो हर चीज का खुद से जो है जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते बिल्कुल कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, काफी इम्पोर्टेंट है। और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी तमाम गाइडलाइंस जो है इलेक्शन होने से पहले जारी कर दी थी, और इसी को देखते हुए तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस का खास तौर से पालन नहीं किया जा रहा है। और वही 14 जिले हैं केरल में जहाँ पर आज 140 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद में, तमाम फोर्सेस तैनात हैं। और बात करूं मैं कोविड गाइडलाइंस की, तो तमाम जो 80 साल की उम्र से जो अधिक जो लोग हैं उनको फिलहाल बैलेट पेपर से वोट करने के लिए उनको अलाउ किया जा रहा है। तो ऐसे में फिलहाल जो 2 गज की दूरी होती है, जो तमाम जो लोग आ रहे हैं उनको हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं, तमाम जो व्यवस्था है वो फिलहाल चाक चौबंद दिखाई दे रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें चले कि जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है, पक्ष विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दूसरी तरफ दौर जारी है, तो इसी बीच जो तमिलनाडु और केरल से खबरें सामने आ रही हैं, वहां पे मतदान की स्थिति की अगर बात करें तो मतदान लगातार हो रहे हैं, और अभी तक कोई भी कहीं से भी किसी मतलब अनहोनी की खबर सामने नहीं आई कि कहीं पे ईवीएम की खराबी हो या फिर कहीं पे किसी भी चीज की कोई दिक्कतें सामने आई हैं, ऐसी कोई भी अभी खबरें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि मतदान जो हो रहे हैं वहां पे जो जिनके ईवीएम में जिनकी किस्मत बंद हो रही है, लगातार उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि जो चुनाव मैदान में है लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इस चुनाव में आगे बढ़ना है। तो अजय वर्मा हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। सर, आर्या न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, 5 राज्यों में कहीं दूसरे चरण का है, कहीं तीसरे चरण का है, कहीं पहले चरण का है। जी। बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव है, असम में फाइनल चरण का चुनाव है, तमिलनाडु में भी दूसरे चरण का चुनाव है, और केरला और जो है उड़ीसा, ये केरला में एक ही चरण में सारा हो रहा है। तो ये चूंकि एक अलग अलग सिस्टम के तहत रखा गया था, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 5 स्टेट के उन मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि हेलो जी, 5 स्टेटों के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में निकलें और मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में निकले करें, मतदान करें, और देश के इस पावन पुण्य पर्व पर अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें। अपनी पार्टी की तरफ से भी मेरी अपील है, मेरी तरफ से भी अपील है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलर जो इन स्थानों पे जहां चुनाव है, क्योंकि कोरोना के बारे में जो इस तरफ की घटनाएं, खबरें आ रही हैं पूरे देश में, जैसे 1 लाख कुछ केस जो है करीबन जो पहुंच रहे हैं। मैं कल एक डिबेट में था और उसमें एम्स के डॉक्टर थे, रिटायर्ड डायरेक्टर थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर, जो केरल की स्थिति है, केरल की क्या कुछ स्थिति है?
पिछली बार की बात करें या इस बार की बात करें तो स्थिति क्या है वहां पे? नहीं, कोरोना की बात कर रहे हैं या सर चुनाव को की बात देखते हुए चुनाव की स्थिति क्या है वहां पे, क्योंकि कांटे की टक्कर केरल में है। केरल में क्या कुछ वहां पे आपकी इस तरीके से तैयारी है? देखिए, केरला में भारतीय जनता पार्टी की केवल एक सीट थी, सोचो। और वहां हमारा जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ इस बार, क्योंकि लोगों को परिवर्तन की उम्मीद है, लोग परेशान हो चुके हैं, तो वहां परिवर्तन के लिए वोटिंग हो रही है। और हम लोग केरला में मजबूती के साथ हमारा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी राहुल जी और सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, और जो योग्य नेता वहां होंगे अब उनको उसमें वो किया जाएगा। क्योंकि केरल में मैं 5 राज्यों की आपको तफसील से बताऊं तो आप थोड़ा समझ लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कर्नाटक या आप पांडुचेरी जाते हैं तो पांडुचेरी में 33 सीटों पे केवल एक भी सीट बीजेपी की नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी वहां, क्योंकि 11 और 4 15 16 लोगों के साथ हम लोग सरकार में थे। लेकिन चूंकि जिले लाई ने वहां, उन्हें पसंद नहीं है कि वहां कोई शांति से सरकार चले, वो हर जगह चाहते हैं कि महंगाई का गिराफ हर जगह बढ़े, रोजगार सब जगह खत्म हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था जो है 10 ट्रिलियन झांसे और वादे तो बहुत हैं। अब आप जाएंगे जिले लाई ढाका में जाएंगे तो कहने लगेंगे कि हम जेल गए थे 20-22 साल की उम्र में। अरे भाई, बांग्लादेश से इंदिरा जी ने पाकिस्तान का सीना चीर के जो है बांग्लादेश बनाया, तो क्या आप पाकिस्तान की तरफ से जेल गए थे? ये तो पता चले। अगर इंडिया की तरफ से गए थे तो जेल का नाम और तारीख पता चल जाए तो हम आपका और स्वागत करें, आपका नाम उस इतिहास में लिख दें जेल वालों में भी। और अगर हमें तो ये लगता है अगर आप ब्राजील चले जाएंगे तो वहां कहेंगे कि बचपन में मित्रों हमने पेले को फुटबॉल खेलना सिखाया था। अच्छा, अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था कि 84 में कह रहे थे जिले लाई, जबकि 84 में तो ईवीएम मशीन भी नहीं थी, कि जब हम 84 में अटल जी भी हार गए थे, हम सब हार गए थे, तो हमने तो ईवीएम पर हल्ला मचाया नहीं। अरे साहब, 84 में तो ईवीएम थी नहीं, कम से कम आप देश के गरिमा में पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऐसा तो बोला करिए कि जिससे लोग आपको हंसे ना। आप भारत की बात जो करते हैं, भारत की जो जिस स्थिति में आपने, तो इसीलिए इन 5 स्टेट के चुनाव के वर्कर जो है, वोटर जो है, जो आम आदमी है, जो जनता है, जो इस देश की लोकतंत्र की आवाज है, चाहे वो पांडिचेरी है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो आसाम है और चाहे वो केरला है, इन 5 स्टेट के वोटरों में इनकी स्थिति ये थी कि ये तमिलनाडु में इनकी एक सीट नहीं थी, केरला में इनकी एक सीट थी, आपके पांडुचेरी में इनकी एक सीट नहीं थी। आपके कितने उम्मीदवार हैं? केरल की बात करें तो केरल में आपके कितने उम्मीदवार हैं? हमारा गठबंधन, गठबंधन पूरी सीटों पे लड़ रहा है, हमारा 134 पूरी सीटों पे लड़ रहा है। हम तमिलनाडु में, हम और स्टालिन साहब पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में इनका नहीं था। आसाम में हमारी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। देखिए, बंगाल में लोगों में एक मैसेज है, वामपंथी और कांग्रेस की आपने भीड़ भी देखी होंगे, लोगों में मैसेज है, ममता दीदी की तो एंटी इनकन्वीनियंसी और देश की सरकार के जो कारनामे देश के प्रति हैं, ये तो कहते हैं कि साहब हम हिंदू समर्थ, लेकिन ये हिंदू विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये रोजगार विरोधी सरकार, ये नौकरी विरोधी सरकार, ये पूंजीपतियों के समर्थित सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये देश के विकास की अवरोध की सरकार, तो ये सरकार के बारे में सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार ये है कि चूंकि देश की आबादी 137 करोड़ है और मुस्लिम्स की आबादी यहाँ 15% है, तो जब 20 करोड़ नौकरी छीनी तो सबसे ज्यादा हिंदुओं की नौकरी छीनी, तो ये हिंदू विरोधी सरकार हुई। बैंक कर्मियों में प्राइवेटाइज करने के नाम पर 50 लाख लोग धरने पर थे, तो सबसे ज्यादा उसमें हिंदू हैं। ये जो बातें करते हैं ना जी, झूठ दिखाना, झूठ बोलना, इनका IT सेल कुछ बोलेगा, तो ये आप समझ लीजिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए इनकी, ये दिखाते कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है। इसी बीच हमारे साथ प्रशांत त्यागी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत आर्या न्यूज पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार विपुल जी, नमस्कार सर। आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, कहीं पर जो वोटिंग की स्थिति है, कहीं पर रफ्तार पकड़ रही है तो कहीं पर धीमी पड़ जा रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो ये अब बंगाल का ही आप लीजिए, बंगाल में जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है जी, और लगातार फेज वाइज वहाँ वोट प्रतिशत देखने में आ रहा है कि उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले प्रथम फेज में 7% था, फिर बढ़ के 11, फिर 19, और अभी मैं एक जगह देख रहा था कि आखिरी फेज पे पहुंचते पहुंचते वो 38 से 39% के आसपास वहाँ वोटर पहुंचा है, मुस्लिम वोटर उसमें
लगातार बढ़ रहा है। महिलाएं भी देखने में हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी जिस हिसाब से ऑनलाइन देखने में आ रही हैं, तो महिलाओं की भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाई आज तक का जो देखा जाता है, जब ये इस तरीके की बढ़ोतरी हमें देखने में मिलती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसके देखा गया है कि उससे असहमति रखते हुए दूसरी जो पार्टी होती है वो अमूमन देखने में आता है कि उसका वर्चस्व बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि भाई हो सकता है ये जिस हिसाब से वोटर बढ़ रहा है जिन जगहों पे, वो वहाँ परिवर्तन देखने में हमें मिले और कहीं ना कहीं असंतोष जो वहाँ था। प्रशांत जी, अगर केरल की बात करें, केरल की अगर बात की जाए प्रशांत जी, तो केरल में कांटे की टक्कर है। जी जी, देखिए केरल का थोड़ा सा जो है ना, केरल शुरू से, क्योंकि मैं समझता हूँ कोशिश तो वहाँ बीजेपी भी काफी कर रही है कि भाई अपना कहीं ना कहीं मौजूदगी दर्ज हो। काफी उन्होंने वहाँ अच्छे अच्छे मजबूत अपने नेता भी भेजे, लेकिन कहीं ना कहीं केरल में अभी लगता है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि एक तरीके से वो साउथ का एरिया पड़ जाता है, वहाँ थोड़ी सी समस्या है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि केरल में बीजेपी, अगर बीजेपी का माना जाए, क्योंकि देखिए मुख्य दल है वो देश का, उनकी केंद्र में सरकार है, अगर हम उससे तुलना करें तो कोशिश बीजेपी कर रही है वहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वहाँ अभी टफ है बीजेपी के लिए। लोकल मुद्दे लीजिए या जो भी चीजें हैं, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आने की मुझे लग रहा है कि वहाँ फाइट है। तो केरल में असर अगर बात करें प्रशांत जी, तो टक्कर किसकी है? अब देखिए केरल का अभी मुझे लगता है कि टक्कर वहाँ लोकल जो अपने क्षेत्र हैं, लोकल वालों, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहाँ मैं समझता हूँ अच्छा वो किया, और लोकल जो दल है, हेलो जी जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है सर आपका। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जिस तरीके से जो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, शायद किसी खामियों की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताएं कि केरल की सभी सीटों पर आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही मतदान हो रहे हैं और लोग वहां पर उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है कि आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो मतदान के आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, वहां की अगर बात करें केरल की, केरल में स्थिति क्या कुछ है? देखिए हमारी और कम्युनिस्ट वामपंथी दलों की वहां लड़ाई है जी, और देश के लोगों ने आप देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का वहां ना नामो निशान पहले था ना अब है जी। और अगर ये अच्छा काम करते 2014 से और 2019 में आने के बाद केंद्र में रहकर, तो हो सकता था कि लोग इनको स्वीकार करते। क्योंकि आप उठाइए 2014 के बाद जितने भी चुनाव स्टेट्स के हुए हैं, चाहे वो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अब ये बंगाल, 5 स्टेट में हो रहे हैं, उसमें से कहीं भी ये सिंगल दम पर मोदी जी जीत नहीं पाए, अकेले दम पर भी, और गठबंधन के बाद भी नहीं जीत पाए हैं। हाँ, जीत रहे हैं तो आपने देखा ईवीएम के सहारे से ये जरूर अपनी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। सोचने का विषय ये है कि जब मध्य प्रदेश में ईवीएम का घपला होता है तो बीजेपी के नेताओं की गाड़ी में मिलती है वही लोग मिलते हैं, आसाम में होता है तो बीजेपी की गाड़ियों में मिलती है वही लोग मिलते हैं, और गोवा में होता है तो बीजेपी के लोगों की हालात मिलती है। कांग्रेस की भी गाड़ी में मिलती है सर, जानकारी तो ये भी आती, कांग्रेस की भी गाड़ी में ईवीएम मिलती है। बताइए कब मिली थी? वर्तमान की बात करिए ना। वर्तमान की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो जो टीएमसी के नेता हैं, तो टीएमसी से आप लोगों का गठबंधन है ना सर? जी नहीं, वो तो एक सब सोची समझी, हमारा कोई गठबंधन टीएमसी से नहीं है। टीएमसी अपना चुनाव लड़ रही है, थोड़ा आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। हम और कम्युनिस्टों का गठबंधन है 294 सीटों पर, हम लोग 100 कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी दलों पर हमारा एक एआईएसएफ और दूसरा हमारा वो गठबंधन, तीनों लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और बंगाल में देखिए चुप लहर है, वोटर चुप है, जो वोट इतनी % में हो रही है, एंटी इनकन्वेंसी और देश की सरकार की गलत नीतियों की, महंगाई
गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, जो बड़े व्यापारियों को बढ़ावा देना, किसानों विरोधी सरकार 68 करोड़ किसान, बैंक कर्मी, बैंकों को निजीकरण करना, बीमा कंपनियों को खत्म करना, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन बेचना, ये सारी चीजों के आधार को लेते हुए देश की जनता का ये मन बन चुका है कि आप बताओ मत, कहो मत, जो आ जाए उससे कह दो कि ठीक है सरकार हम तुम्हारी बना रहे हैं, लेकिन गठबंधन को बनाइए, आगे बढ़ाइए। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस के गठबंधन से हमारे नेता हैं, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं कि देश के वोटर की मांग है, देश का जो वोटर है जो परिवर्तन चाहता है वो थक चुका है, वो झूठ से थक चुका है, वो चाहता है कि बदलाव आए। तो इसीलिए चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, आसाम में आपने देखा पूरे देश में CAA की बात करते हैं और आसाम में जाके इनके नेता कहते हैं कि हम CAA पे चर्चा नहीं करेंगे, CAA लागू क्यों नहीं करेंगे? 50 लाख लोग तो हिंदू ही वहां पर प्रभावित हो गए थे और बाकी हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, हम वोट बांटने की राजनीति नहीं करते, हम सांप्रदायिक माहौल की नहीं करते। भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबको समानता का अधिकार है, तो हमें सबकी वोट मिलेंगी। हम किसी को पोलराइजेशन नहीं करते, चाहे वो आसाम हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कहीं भी हो, हमें सारे दलों में, हमें सारे धर्म की, सारी जात की वोट मिलेंगी। और अजय जी बीते विधानसभा चुनाव की बात करें, उसको देखते हुए इसमें काफी डिफरेंस भी ये देखा जा रहा है। जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं फिर आपसे, विधानसभा के चुनाव में देश की जनता को जब चारों तरफ, जब अब आप कोविड का ही ले लीजिए, जिले लाई ने कहा था मित्रों 18 दिनों में महाभारत का युद्ध जीता गया था, आप मुझे 21 दिन दीजिए, मैं कोरोना को भगाऊंगा, थाली बजाइए, ताली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए। वो चूंकि ध्यान भटकाना था, आपके पास साधन नहीं थे, आपके पास सिस्टम नहीं थे, कोरोना बढ़ता चला जा रहा था। आज 1,60,000 मतलब 67,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और 1,25,00,000 के आसपास पेशेंट हो चुके हैं। ये 18 दिन में साहब कोरोना बता रहे थे। भाई झूठ की कोई सीमा तो हो, संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप आखिर क्या चाहते हैं इस हिंदुस्तान के साथ? 136 करोड़ के लोग हैं, 15 लाख नहीं आए, काला धन नहीं आया, 2 तो करोड़ क्या नौकरी इससे लगता नहीं है मिली। कि इससे भी जनता का जो मनोबल था पहले वो टूटा, इससे भी जनता न कहीं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? अरे सरकार अभी MSP की बात पे किसानों का जो मनोबल टूटा, उन पे लाठी बरसा दी, उनके कटीले तार लगवा दिए। ऐसा तो हिटलर महान भी नहीं करते थे जो जर्मन के शासक थे कि कटीले तार, सीमेंट की, कंक्रीट की वो खाइयां और किले, और अबे बॉर्डर पे अगर आप करते तो चाइना अंदर नहीं घुसता, पाकिस्तान डैमेज नहीं करता। आज भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिले लाई कहते हैं कि मित्रों सब ठीक चल रहा है, तो ये आखिर क्या हो रहा है? सरकार को अपना परिवर्तन अगर चाहते हैं, लंबा चलना, देश की सरकार है, इन चुनावों में इस तरह से भाषा इस्तेमाल करते हैं जाकर कि जैसे आपने द टेलीग्राफ एक पेपर है, उसका देखा स्टेटमेंट, आपको कहो तो मैं फोटो कॉपी भेज दूंगा। उसने लिखा है कहने को तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाषा शैली जो मोहल्ले के कमेंटबाज लड़के होते हैं उनसे भी गिरी हुई, उनसे भी नीचे की भाषा है। तो बताइए, हमारे देश का कमी है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार जो है मतदान हो रहे हैं, 5 राज्यों में आज चुनाव है और मतदान लगातार जारी है। जो मतदाता हैं वो उत्साह के साथ मतदान करने जा रहे हैं।